नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी कि कांग्रेस का सर्वे कितना सच है। जी हाँ, प्रदेश कांग्रेस ने एक सर्वे जारी किया है अपने एक्स हैंडल पर, जिसमें दावा किया है कि इंडिया गठबंधन को 300 से ज़्यादा सीटें मिलने जा रही है। लेकिन प्रदेश की 29 सीटों में से कांग्रेस कितने पर कब्जा करेगी, ये सर्वे में खुलासा नहीं है। हालांकि अब कांग्रेस के सर्वे पर सियासत भी शुरू हो गई है और बीजेपी इन दावों को काल्पनिक बता रही है और ये दम भर रही है कि बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाएगी और मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि कांग्रेस का सर्वे कितना सच्चा है और आखिरी चरण की वोटिंग हुई नहीं, इसके पहले कांग्रेस ने किस आधार पर ये सर्वे तैयार किया। आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ही रिपोर्ट देखिए। इधर लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार थमा तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपना सीटों का सर्वे जारी कर दिया। अपने सर्वे में कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलने का दावा किया है। कांग्रेस ने जो सर्वे जारी किया है उसमें इंडिया गठबंधन को 332 के करीब सीटें मिलती हुई बताई गई हैं, जबकि बीजेपी और उसके सहयोगी दल 196 पर ही सिमट जाएंगे, ऐसा दावा किया गया है। कांग्रेस के सर्वे में अन्य दलों को भी 21 सीटें मिलती दिख रही हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलने वाली हैं, इसका जिक्र इसमें नहीं किया गया है, जबकि ये सर्वे एमपी कांग्रेस ने जारी किया है। खैर, कांग्रेस ने ये सर्वे किस आधार पर तैयार किया है, इसको लेकर उसका क्या कहना है वो सुनिए। देखिए, अब तो ये निश्चित हो चुका है और मैं समझता हूँ कि दीवार पर लिखी हुई इबारत है कि मोदी जी 4 तारीख को जा रहे हैं और कांग्रेस की इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। जिस तरह का सर्वे सामने आया है उसमें 325 सीट जो है वो इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही है और आरएसएस का भी सर्वे आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार को 220 सीटों से ज़्यादा नहीं मिल रही। कांग्रेस भले ही अपनी जीत को लेकर आत्मविश्वास से भरी हो, लेकिन उसके सर्वे पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी इस सर्वे को कांग्रेस के ख्याली पुलाव पकाने से जोड़ रही है। वहीं बीजेपी का दावा है कि जीत का ढोल तो वो ही बजाएगी और 4 जून को कांग्रेस के सर्वे की पोल खुल जाएगी। कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में कहीं भी मैदान में नहीं थी। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी के दावे केवल हवा हवाई हैं। कांग्रेस के नेता, प्रवक्ता या सोशल मीडिया जो भी दावे करें, याद रखें कि 4 जून को दावे का सामना कर सकें, फिर 4 जून को ईवीएम, निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट संस्थानों पर दोषारोपण न करें। मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और देश में 400 से अधिक सीटें जीतकर मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। 1 जून को 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग होनी है। इसके बाद सर्वे आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन कांग्रेस ने इसे कैसे तैयार किया? 332 सीटें जीतने के पीछे का क्या गणित कांग्रेस ने लगाया? 2019 में 52 सीटें जीतने वाली कांग्रेस अब इंडिया गठबंधन को किस आधार पर बहुमत दिला रही है, ये तो वो ही जाने। लेकिन उसका ये सर्वे कितना आंकड़ों पर आधारित है और कितना मनगढ़ंत है, ये तो 4 जून को ही साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है चैतन्य जी आपका अनादि टीवी में। तो अभी तो आखिरी चरण की 57 सीटों के लिए वोट डलना है 1 जून को। एग्जिट पोल भी अभी 1 तारीख को आना है, 1 जून को आएंगे, लेकिन कांग्रेस ने अपना सर्वे जारी कर दिया है। और आश्चर्य की दिलचस्प बात यह कि मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर ये जारी किया है, लेकिन मध्य प्रदेश की सीटों को लेकर उसमें कोई भविष्यवाणी नहीं है। और उसके पहले भी जब 20 मई को बैठक हुई थी कांग्रेस की मध्य प्रदेश में, तब उनके प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने कहा था कि हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है जो सीटों का प्रेडिक्शन बता सकें कि कितनी सीटें हम जीत रहे हैं। और अब अचानक से ये सर्वे कैसे देखते हैं आप? देखिए मनोज जी, जहाँ तक ये कांग्रेस के प्रदेश की जो इकाई है उसने अपना ये सर्वे जो जारी किया है, मुझे लगता है कि ये सर्वे किस आधार पे किया है, कहाँ पर किया गया है, किन लोगों से बात की गई है, कौन कौन सी सीटों पर उनके लोग गए हैं,
इसका कोई उल्लेख नहीं है इस सर्वे में। बिल्कुल, उन्होंने तो एक फिगर दे दिया कि इंडिया दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस प्रदेश की इकाई ये सर्वे जारी कर रही वो अपने प्रदेश के बारे में नहीं बता पा रही। इससे आप अंदाज लगाया जा सकता है कि उनके सर्वे में कितनी सच्चाई है। जिस तरह से आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह ने भी बता दिया कि हम तो 6वें चरण के चुनाव में 310 सीटें पा चुके हैं, उसी तरह का सर्वे कांग्रेस ने भी कर दिया है कि साहब हमको भी 352 362 जितनी भी सीटें मिलने वाली, 300 सीटें मिलने वाली हैं। सवाल ये है कि अभी 332 उसमें +5 भी हो सकती, -5 भी 332। हाँ जी, सवाल ये है कि जब तक आपका पूरा चरण पूरे नहीं हो जाते, अभी बहुत सी सीटों पर चुनाव होने वाला है, मतदान होने वाला है, उसके पहले आप किस आधार से ये सर्वे कर रहे हैं और किस आधार पे आप ये 332 सीटें बता रहे हैं इंडिया गठबंधन की। अगर वो कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम 400 पार जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम 332 जा रहे हैं, तो 700-800 सीटें लोकसभा में कहाँ से हो जाएंगी? तो हर आदमी अपने हिसाब से बात कर रहा है, अपने हिसाब से अपने बात कर रहा है। सट्टा बाजार कुछ और बता रहा है, जो मीडिया में पत्रकारों के सर्वे आ रहे हैं वो कुछ अलग बता रहे हैं। बड़ा घालमेल है इस वक्त, ये किस तरह से जो रिजल्ट है वो किस तरह का आएगा। इसमें कोई शक नहीं कि ये वाला जो चुनाव है ये कहीं ना कहीं इस तरह का है कि जिसमें कोई ऐसी वेव नहीं दिखाई देती है। ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी के मैजिक और मोदी के चेहरे पे भरोसा करके 400 पार का नारा बहुत लंबे समय से चला रही है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि 400 पार भारतीय जनता पार्टी जा सकती है। और इसी तरह का इंडिया गठबंधन की भी जहां तक बात है, तो अभी पिछली बार जब कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी, बहुत ज्यादा होगा तो हो सकता है कि 20-25 सीटें उसकी बढ़ जाए, जैसा कि वो कह रहे हैं कि हमारी इंडिया गठबंधन की 3 सीटें आएंगी, तो हो सकता है कि 44 से 20 सीटें 25 सीटें और बढ़ जाए। लेकिन 332 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल जाए, ये कोई विश्वास नहीं कर सकता इस बात से। अब हो सकता है कि अपने लोगों को प्रोत्साहन देने के हिसाब से उन्होंने इस तरह का सर्वे जारी कर दिया हो, लेकिन वो सर्वे के पीछे कितनी सत्यता है या उसमें कितने तथ्य हैं, वास्तव में कितने तथ्य हैं, कौन कौन से विधानसभाओं में आप गए, कहाँ कहाँ गए, कौन से लोकसभा क्षेत्रों में गए, कौन सी आपकी जो पार्टी थी जो इस तरह का सर्वे कर रही थी, या कौन सी जो एजेंसी थी वो ये सर्वे कर रही थी, ये तमाम चीजें तो उन्होंने बताई नहीं। उन्होंने तो ये सीधा कह दिया कि हम 332 जो हमारा इंडिया गठबंधन है तो 332 सीटें जीत रहा है। तो मुझे लगता है कि इस पर कोई भरोसा करना बड़ा कठिन है। और इसी तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी 6वें चरण के चुनाव की बात कह रही कि हम 310 सीटें तो पा चुके हैं, उस पर भी भरोसा करना मुझे लगता नहीं कि भरोसा नहीं हो सकता। लेकिन प्रभु जी, ये 332 सीटों की बात करें, +-5 भी जोड़ लें, तो कम से कम उत्तर प्रदेश में गठबंधन को 40 से 50 सीटें हासिल करना होगी, राजस्थान में कम से कम 8 से 10 सीटें, मध्य प्रदेश में 5 से 8 सीटें जीतना होगी, छत्तीसगढ़ में सीट बढ़ाना होगी, क्योंकि उत्तर भारत में जहाँ 200 सीटों पर सीधा मुकाबला है कांग्रेस का बीजेपी से, और स्ट्राइक रेट बीजेपी का 90% से ज़्यादा है। तो ये सीटें आपको लग रहा है कि उत्तर भारत में इतनी सीटें कांग्रेस या इंडिया गठबंधन लेता नजर आ रहा है कि सरकार बना ले, और मध्य प्रदेश का कोई जिक्र नहीं, और पूरे सर्वे में ये नहीं बताया कि कहाँ कितनी सीटें जीत रहे हैं। देखिए मनोज जी, जो कांग्रेस का जो ये सोशल मीडिया का हैंडल है, ये जो सर्वे जारी कर रहा है, इस पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वो जारी कर सकता है, उसका पुराना इतिहास यही कहता है कि वो इस तरीके की बातें प्रचारित करता रहता है। बस ये हो गया है उससे, इस बार गलती उससे ये हो गई है कि वो बहुत देर कर दी उसने। अंतिम चरण का चुनाव बचा हुआ है, 57 सीटों पर चुनाव होने, उसके पहले इसको जारी किया। यदि पहले चरण के पहले जारी करते थे चुनाव की शुरुआत में, तो शायद कांग्रेस को कुछ इसका लाभ मिल सकता था, एक लहर बन सकती थी। जैसे बीजेपी ने नारा दिया था कि अब की बार 400 पार, 370 तो हम अकेले जीत रहे हैं, एनडीए के साथ 400 जीत रहे हैं, तो एक माहौल उनने बनाने की कोशिश की, हम जीत रहे हैं। और उस माहौल में अमित शाह जो हर चरण के बाद लगातार बताते रहे कि हम इतनी सीटें इस चरण में हमको मिल गई, इतनी और मिल रही, इतनी अगले में मिल जाएंगी, तो हम अपने टारगेट को पूरा कर लेंगे। तो यहाँ कांग्रेस ने बहुत देर कर दी, उनको बहुत देर से जागे वो, यहाँ जरूर ये नुकसान कर लिया। लेकिन आश्चर्य की कोई बात नहीं है। आप याद कीजिए, जब 2020 में कमलनाथ की सरकार गिरी थी, उनके 22 लोगों की बगावत के बाद, तब क्या कांग्रेस के इसी हैंडल ने जारी किया था कि 15 अगस्त को कमलनाथ जी झंडा फहराएंगे। बिल्कुल 15 अगस्त को कमलनाथ ने झंडा फहराया था निश्चित तौर पर, लेकिन सरकारी स्तर पर कार्यक्रम में नहीं फहराया था, उन्होंने झंडा फहराया था पीसीसी में, कांग्रेस के कार्यक्रम में।
उनने फिर वो कहा कि अभूतपूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ फिर से सरकार संभालेंगे। 2023 में हमने देख लिया कि वो उनके जो हो गए, वो जो है भूतपूर्व हो गए और प्रदेश अध्यक्ष से भी भूतपूर्व हो गए वो उनके कांग्रेस के हैंडल के प्रचार के बाद। तो निश्चित तौर पर उनको हक है उनको जारी करने का। उनकी जो बात को जब स्थापित हो चुका है कि वो ऐसी चीज़ें प्रचारित करते हैं तो निश्चित तौर पर प्रचारित कर सकते हैं वो। आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है कि यदि मध्य प्रदेश का हैंडल है ये कांग्रेस के, यदि राष्ट्रीय कांग्रेस के हैंडल से आता तो फिर राष्ट्रीय स्तर की बात होती। मध्य प्रदेश का हैंडल है तो उनको ये जरूर बताना चाहिए था कि मध्य प्रदेश की 29 में से कितनी सीटें वो जीत रहे हैं। छिंदवाड़ा जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं, राजगढ़ जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं, कांतिलाल भूरिया की सीट जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं। कांग्रेस मध्य प्रदेश में 29 में से यदि वो कहते थे कि 29 में से 30 सीट हम जीत रहे हैं तो भी हम मान लेते कि भाई कांग्रेस ने सही कहा है। 29 में से 25 सीटें भी कहते तो भी हम विश्वास करते कि 27 में से ही बताना, दो में तो प्रत्याशी नहीं बता नहीं है। तो वो जो है कुछ भी बता सकते हैं, तो इस पर कोई वो नहीं है, कोई राय की बात नहीं है। कांग्रेस का हैंडल ही ऐसा है। जहां तक जो आपने कहा निश्चित तौर पर यूपी में उनकी सीटें नहीं बढ़ने वाली हैं क्योंकि बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। अमित शाह के दावे को यदि देखें वो 4-5 सर्वे के बाद बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि 16 राज्य और कुछ केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर वो क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। वहाँ पर किसी और दल को कोई जगह नहीं मिलने वाली है। वो दक्षिण भारत में जगह बनाते हुए दिख रहे हैं, वो केरल में 2-3 सीटें जीतते हुए दिख रहे हैं। तो बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है उनके जहाँ पॉकेट है, जहाँ सेचुरेशन की स्थिति थी निश्चित तौर पर, क्योंकि 2 चुनाव से यदि सेचुरेशन पे हैं तो 1-2 सीटें वो कम भी कर सकते हैं। बाकी जगह यदि वो बढ़ा रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो आगे दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस का ये जो सर्वे आंकड़ा जारी किया तो ये कांग्रेस की जग हंसाई कराने के लिए इस कांग्रेस का जो एमपी का जो सोशल मीडिया हैंडल है इसने फिर वही पुराना अपने अगर रूप को अख्तियार किया है और फिर कांग्रेस संगठन को जग हंसाई का पात्र बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, तो ब्रजेश जी, जग हंसाई का पात्र तो ऐसे सर्वे हमने कई बार देखे हैं, लेकिन जो प्रभु जी ने कहा कि या तो पहले कर देते या जो भट्ट जी ने कहा कि दावे अपने अपने, तो कम से कम उसमें आंकड़ा डाल देते पूरे देशवार कि इस राज्य से इतना गेन कर रहे हैं, तो भी एक गले उतरने वाली चीज़ हो जाती। क्योंकि एक आपने केवल एक नंबर दे दिया कि 332 ±5, दूसरे गठबंधन को 196 ±5 और क्षेत्रीय दल 21। अब उस 21 में ये कंफर्म नहीं है कि वो टीएमसी को अपने साथ जोड़ के चल रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि बीजेडी तो अलग चुनाव लड़ रही है और तमाम सारे और भी दल हैं, तो ये अपनी जगह। लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करो तो वो चुप हो जाते हैं। देश के संदर्भ में भी वो 5वें राउंड के बाद वो कहने लगे हैं। और आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है 1 जून को लेकर, और एक काम 5 दिन के अंदर गठबंधन का चेहरा घोषित कर देंगे कि वो मुख्यमंत्री, अब आप कीजिए प्रधानमंत्री कौन होगा। देखिए मनोज जी, जो हैंडल की बात करें हम मध्य प्रदेश के हैंडल की, तो प्रभु जी ने बताया है कि किस तरह से उन्होंने जगहसाई कर ली। कहा कि मन के लड्डू हों तो उसमें मेवा और घी की कम नहीं रखना चाहिए, जितना चार डाल दो आप। तो वो 332 की जगह 400 भी लिख सकते थे, 400 प्लस भी लिख सकते थे, लेकिन उन पर भरोसा कौन करेगा। आप देखिए कि आंकड़े तो अमित शाह भी बता रहे हैं, लक्ष्य तो बीजेपी ने भी तय किया, लेकिन पूरा देश बात किस पर कर रहा है कि 400 आएंगी कि नहीं आएंगी, 400 प्लस होंगे कि नहीं होंगे। अमित शाह यदि बता रहे हैं, जो आपने कहा राज्यवार बता देते, तो वो राज्यवार भी बता रहे हैं, नुकसान भी बता रहे हैं कि उनको राजस्थान में कितना नुकसान हो रहा है, 2 सीटों का नुकसान हो रहा है, गुजरात में पूरी की पूरी आ रही हैं, वो बाकायदा आंकड़े बता रहे हैं। तो भरोसा किस पर है? बात पूरे देश में हो रही है 400 प्लस की, कि 400 आएंगी कि नहीं आएंगी। आप देखिए, चाहे विशेषज्ञ हों, चाहे ओपिनियन पोल की बात कर लें हम, जो आए थे 370 से लेके उन्होंने 410 तक का आंकड़ा दिया था। मान लीजिए चुनाव में चरणबद्ध तरीके से लंबा चुनाव हुआ है, तो अब नए तरह से एग्जिट पोल आएंगे 1 तारीख को, वो बताएंगे। और पिछली बार 2019 में हमने देखा है कि एग्जिट पोल जो आए थे लगभग सटीक ही बैठे। ये वैसी परिस्थिति है जो 2004 में एक संभावना थी कि यूपीए सरकार रिपीट करेगी कि नहीं करेगी, इसको लेकर बाजार धड़ाम से गिर गए थे 15%, लेकिन यूपीए सरकार रिपीट कर गई थी। पिछली बार जैसा माहौल नहीं है, उससे 2014 जैसा माहौल नहीं है, बदलाव का, राष्ट्रवाद का माहौल नहीं है, लेकिन इस बार फिर भी माहौल है मनोज जी। आप देखिए कि एक तो नेता, नेतृत्व और जो स्थिर सरकार की बात, 2 साल में मान लीजिए 2 टर्म में हम कह सकते हैं कि थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी हुई होगी सरकार की, कुछ योजनाओं से खुश नहीं होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी जिससे खुश नहीं होंगे, लेकिन ऐसा माहौल नहीं है जैसा 2014 में था कि भ्रष्टाचार पर बड़ा एक बवंडर मचा हुआ था, पूरे देश में आंदोलन हो रहे थे, आंदोलन हो रहा था और सरकार को हटाने की एक तरह से माहौल दिख रहा। तो अभी हम जब विशेषज्ञों के जो आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, या जो सर्वे आ रहे हैं, या घूमने के बाद वो जो रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, जो अनुभव बता रहे हैं, वो कहीं भी नहीं कहता कि इंडिया गठबंधन आ रहा है। वो सिर्फ बात करता है कि 400 नहीं आ रही हैं, लेकिन सरकार आ रही है। तो पिछले जैसा रिकॉर्ड रहेगा, 303 का रहेगा, या थोड़ा सा प्लस हो सकता है,
लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाएंगे वो। तो ये बताइए आप कि ये कांग्रेस ने जिस तरह से आंकड़े जारी किए, निश्चित तौर पर इनका कोई फर्क नहीं है। मध्य प्रदेश में तो चुनाव हो गए और मध्य प्रदेश का जो ट्विटर हैंडल है उनका, वो जिस तरह से दावे करता रहा है तो अब उस पर कोई भरोसा नहीं करता। इसलिए यदि बीजेपी की बात करें, वो 400 पार की कह रही है तो पूरे देश में चर्चा हो रही है, लेकिन यदि कांग्रेस आज की तारीख में राष्ट्रीय हैंडल से भी उनके कर दिया जाए तो कोई भरोसा नहीं करेगा। यदि वो कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री का चयन कौन होगा, चेहरा कौन होगा, हम उसका तय कर लेते हैं, बैठक कर लेते हैं, तो ये बैठकों से कुछ होने वाला नहीं है। ये बैठकें उनको तब करना चाहिए थी जब एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बना लेते वो, कि जब चुनाव से पहले चेहरे के साथ आते कि भाई हम चेहरा ये हमारा रहेगा यदि प्रधानमंत्री बनेंगे तो तब आप कुछ इकट्ठा नहीं हो पाए, तब आप अपना गठबंधन का मुखिया नहीं चुन पाए और आपका जो गठबंधन का जिसने गठबंधन की नींव रखी वही नाराज होकर चला गया। ममता बनर्जी ने कह दिया कि हम तो आपके गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। गठबंधन कैसा हुआ? दिल्ली में आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी उनके साथ है, पंजाब में उनके साथ नहीं है। तो ऐसे गठबंधन में क्या आपको लगता है कि एक बैठक से वो तय कर लेंगे चेहरा क्या होगा? ये सिर्फ एक माहौल बनाने के लिए कि जो अंतिम चरण का मतदान है कहीं ना कहीं वो उस पर प्रभाव डल सके या लोगों को ये लग सके जो मतदाता हैं कि हाँ हो सकता है कांग्रेस की सरकार आ सकती है। तो जो थोड़ा बहुत मतदाता होता है इधर उधर हो जाता है, उसको साधने का जतन किया जाता है। वो बीजेपी भी करती है, वो कांग्रेस भी करती है। लेकिन मुझे लगता है बहुत देर हो गई है। अब कांग्रेस की ये हथकंडे मुझे नहीं लगता कि मतदाताओं को कुछ प्रभावित कर पाएंगे कि आप चेहरा। लेकिन चेतन जी एक और चीज़ है कि ये बड़ा दो चुनाव बात करें 14 और 19 की, 24 का चुनाव बिल्कुल अलग है। तो क्या बिना लहर के ऐसी कोई लहर है कि लोग मोदी को हटाना चाह रहे हैं? क्योंकि पूरा चुनाव उसी पर है कि या तो उनको बरकरार रखना है या उनको हटाना है। नहीं, देखिए अभी मोदी को हटाने की ऐसी कोई स्थिति बनी नहीं है। देखिए गठबंधन, जैसे अभी प्रभु जी ने भी कहा और ब्रजेश जी ने भी कहा कि कांग्रेस को बहुत देर हो गई, बहुत देर कर दिया आपने हुजूर आते आते, ये उस पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। ये जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज से चुनाव के पहले से 400 का एक नारा और एक नैरेटिव तैयार कर रही थी, अगर उसी समय से ये आपका इंडिया गठबंधन जो है वो एक नैरेटिव सेट करता कि हम 300 से ज्यादा सीटें ले रहे, तो हो सकता है कि उसका कुछ असर हो जाता पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चरण, 5वें चरण में। लेकिन अब जब अंतिम चरण बचा है, 50-55 सीटें बची हैं, उस समय अगर आप ये एक सर्वे जारी कर रहे हो कि जिसमें आप ये बता रहे हो कि हमारा गठबंधन जो है वो 332 सीटें जीत लेगा, तो ये निश्चित तौर पर हंसी का पात्र बन रहा है कांग्रेस का जो हैंडल है यहाँ का, मतलब देश का। क्योंकि जब 57 सीटें, हम कह रहे चलिए आपने पूरी 57 के 57 सीटें भी जीत ली, मतलब जो बची हैं, तब भी आप कहां तक पहुंच पाओगे? भाई जो सर्वे अभी तक आ रहे हैं उसमें तो ये बताया जा रहा है कि 165-170 के आसपास जो इंडिया गठबंधन है वो सीटें ले सकता है और 300-350 भारतीय जनता पार्टी और उनका जो, उसमें डिपेंड करेगा कि ममता बनर्जी कितनी ले जा रही है, शरद पवार, उद्धव ठाकरे कितनी और कांग्रेस कितनी, तब जाके आंकड़ा पूरा होगा। ममता बनर्जी के अभी पार्टी, मतलब नरेंद्र मोदी भी हार रहे हैं। बिल्कुल, जो चेतन जी ब्रजेश कह रहे हैं कि 57 की 57 जीत रहे हैं, मतलब नरेंद्र मोदी भी हार रहे हैं क्योंकि बनारस में भी चुनाव होना है। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि इस तरह की जो सर्वे किए जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है और बाकायदा उसको हैंडल से प्रचारित भी किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही हास्यास्पद है। इस तरह के जो सर्वे आपने जारी किए हैं और सीटों की संख्या बताई है, वो निश्चित तौर पे लोग उसको सुन के हंसते ही हैं और बात भी करते हैं कि कांग्रेस के लोगों को पता नहीं क्या हो गया है। आप ये बात शुरू से करते, जैसे प्रभु जी ने बिल्कुल सही बात की कि आप इस बात को शुरू से करते, चुनाव के पहले से आप इस तरह के एक माहौल बनाते पूरे देश में कि देखिए साहब इंडिया गठबंधन हो गया है और ये हमारे मुद्दे हैं और इन्हीं मुद्दों को लेके हम लड़ाई लड़ेंगे। मुद्दे ठीक है कांग्रेस, लेकिन संकट तो तभी शुरू हो गया था ना चेतन जी की वो दूल्हे को तैयार करा, घोड़े को सजाया, जब तक दूल्हा फरार हो गया। देखिए दूल्हा कैसे तैयार होगा जब 10 आदमी मिले हुए हैं? अभी तो अब यही तय नहीं है कि हमारी सीटें कितनी आ रही। आप प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करने की बात करी, पहले सरकार तो बन जाए तब तो प्रधानमंत्री, आप बहुमत में तो आ जाए तब तो आप प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करेंगे। लेकिन पहले कर देते तो बाकी के नाराज होकर भाग जाते, हो सकता है केजरीवाल भाग जाते, हो सकता है दूसरे भाग जाते। ये भी तो दिक्कत है ना कि भाई देखिए भारतीय जनता पार्टी में एक सर्वमान्य नेता है, सबको मालूम है कि मोदी हमारे नेता है, चाहे कितना ही बड़ा योद्धा दूसरा नेता हो, लेकिन उसको भी मोदी जी के सामने सर झुकाना पड़ रहा है। यहाँ पे ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि मल्लिकार्जुन खड़गे बनेंगे नेता, के राहुल गांधी बनेंगे, कौन बनेगा, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे ये बोल सकते हो कि हम अपना प्रधानमंत्री का चेहरा जो है वो घोषित कर दें? क्योंकि अभी तो आपको सत्ता पाने में ही बहुत मुश्किल जा रही है।
अभी 4 जून को सब पता लग जाएगा कि आपके सर्वे में नहीं, हो सकता है भट्ट साहब वो 2029 की तैयारी कर रहे हो कि अभी से घोषित कर देते हैं ताकि बाद में झगड़े ना हो। लेकिन प्रभु जी, इस सर्वे में एक चीज पे तो आप एग्री हो सकते हैं कि उसमें जो लिखा है कि 4 तारीख आ रही है, नई सरकार ला रही है, कि जो भी सरकार आएगी तो नई तो रहेगी वो, इस एक लाइन पे तो इस पे आप एग्री हो सकते हैं। नहीं, बिल्कुल ये 100% सत्य है कि 4 तारीख को नई सरकार के लिए जनता का जो फैसला है वो सुना जाएगा और देश में एक नई सरकार का गठन होगा, चाहे वो बीजेपी की हो या एनडीए की हो या अन्य दल की हो जिसकी संभावना कम दिखाई देती है। तो निश्चित तौर पर यदि हम पूरे चुनाव को देखते हैं, जो चुनाव जो लड़ा गया, तो भारतीय जनता पार्टी की तो एक आदत है कि पूरे 5 साल चुनाव लड़ती है और इस बार तो कहें कि वो 10 साल के पूरे परफॉर्मेंस के साथ मोदी के नाम के सहारे लड़ रहे हैं। अभी तो फिलहाल 23 साल आगे के पूरा प्लान लेकर चल रहे हैं, वो स्कीमों को लेकर, उनकी कोई ऐसी गारंटी नहीं है जो लोगों के सिर से ऊपर ना जाए। जैसे आप देख लीजिए कांग्रेस की गारंटी को कि हर महिला को जो है वो 1 लाख रुपए देंगे। अभी उनके नियम धर्म ही तय नहीं हुए कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, गरीब को मिलेगा कि अमीर को मिलेगा। अब महिला शब्द को यदि हम देखते हैं तो महिला में तो सोनिया गांधी भी आती हैं, देश की राष्ट्रपति भी आती हैं, उसमें महिला में जो है बीजेपी के तमाम नेता भी आ जाते हैं। यदि सभी महिला को देना, नवजात बच्ची को भी हम महिला मान सकते हैं, तो ये इसका कोई क्राइटेरिया। दिलचस्प बात है ना प्रभु जी की 22 सीट पर लड़ने वाले केजरीवाल भी देश के लिए घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। जी, सभी दल अपने अपने घोषणा पत्र, उनमें एकता का अभाव है पूरा। उनको यदि वाकई में मिलकर लड़ना था तो पहले तैयारी करनी थी, एक साझा घोषणा पत्र जारी करना था, जैसा कि सरकार बनाने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाते हैं। पहले अपना प्रोग्राम लेकर आते, पहले अपनी बातों को लेकर जाते, सरकार की कमजोरियों को सामने लेकर आते। 10 साल में ऐसा नहीं है कि 10 साल में कोई कमियां नहीं रही होंगी, 10 साल की कमियों को लेकर जनता के बीच में जाते, अपनी बात करते। वो एक गलत उस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। आश्चर्य की बात तो मुझे ये दिखाई देती है जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में फेल हो गया आपकी जातिगत जनगणना का मुद्दा। जिसने उस मुद्दे को शुरू किया वो एनडीए के पाले में बैठ गया, अब जातिगत जनगणना की बात ही नहीं कर रहा है वो बिहार में जहां से शुरू हुआ। अब उस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं जो फेल हो, जिसपे आपको वोट नहीं मिला। मध्य प्रदेश में आप बहुत बुरी स्थिति पर आ गए। तो ये जो मुद्दे हैं इनसे कोई नहीं। और अब एक ऐसी बात कर लेकर चल रहे हैं कि संविधान बदल देगी बीजेपी, 400 सीटें आ जाएगी, तो 400 सीटें। तो ये बताइए कि इस देश में जब इमरजेंसी लगी थी, जब देश में सरकार नाम की चीज़ नहीं थी लोकतांत्रिक, तब की सरकार ने तो संविधान नहीं बदल पाई। पाकिस्तान जहाँ पर कि तानाशाही राज्य कई बार हो चुका है, वहाँ की कोई सरकार संविधान नहीं बदल पाई। तो संविधान ऐसे बदल सकता है क्या? संविधान को बदलने के पैमाने तय हैं, कब कैसे बदलना है, स्टेप तय हैं उसके, ऐसे कोई भी नहीं बदल सकता है। ये जो है चाहे अनपढ़ आदमी हो चाहे पढ़ा लिखा आदमी हो, उसके गले में ये बातें नहीं उतर रही, ये गारंटियाँ नहीं उतर रही हैं। तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले को लेकर नतीजे जो भी हों, ये भी हो सकता है कि 400 न पहुँचे बीजेपी, इससे कम रह जाए, हो भी सकता है कोई बदलाव हो जाए। लेकिन ये जो पूरा चुनाव जो लड़ा गया है, वो चुनाव का नैरेटिव ही कांग्रेस का मुझे लगता है कि बहुत गलत तरीके से लड़ा गया है। और अब यदि वो सर्वे जारी कर रहे हैं, वो भी अंतिम वक्त पे, अब ये पहले लाना चाहिए था। चेतन जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये पहले लाना चाहिए था आपको, पहले बातें करनी चाहिए थी, इसकी जनता में एक प्रभाव डालना चाहिए था जिससे उनको वोट मिलते। लेकिन वो 4 जून को कह सकते हैं ईवीएम ने ठग लिया हमको। लेकिन ये भी तो हो सकता है ब्रजेश जी, वो ये भी कहते हैं कि हमने 400 से पहले रोक लिया है, बीजेपी को 370 तक नहीं जाने। पहला नारा तो उनका यही था कि इनको नहीं बढ़ने देना, 200 से ऊपर नहीं जाने देना है। पहले तो थीम उनकी यही थी चुनाव लड़ने की। राहुल गांधी बार बार सब सभा में कह रहे थे 200 से नीचे समेट देंगे, 200 पे रोक देंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो वो उनके गेम प्लान में फंस गई थी। वो 400 प्लस की बात कर रहे थे और ये कह रहे थे हम 400 नहीं जाने देंगे, अपनी तो बात ही नहीं कर रहे थे हम कहाँ तक पहुंच जाएंगे। तो मुझे लगता है अब जब 4 जून को परिणाम आएंगे तो उससे सब राजनीतिक दलों के पास बहाने रहते हैं कि हमें जनता ने जनादेश दिया है, हम स्वीकार कर लेते हैं, कुछ ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं। अपनी जो गलतियां हैं उन पर मुझे लगता है ईमानदारी से समीक्षा नहीं करते। उन्हें पता है कि कहाँ चूक हो गई। रहता है ना कि हमारी सीटें बढ़ गई हैं या हमारा हमें वोट परसेंट तो ज्यादा बढ़ गया है, या हमारा वोट परसेंट मध्य प्रदेश में कहते हैं कि 40 बरकरार है, हमें कहीं नुकसान नहीं हो रहा है। तो ये जो है ना बचने की गलियां जो राजनीतिक दल और राजनेता निकाल लेते हैं, कम से कम उन्हें ईमानदारी से अपने तो आत्मंथन करना चाहिए कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं और क्यों घट रहा है उनका जनाधार। यदि बढ़ रहा है, स्थिर है, तो क्यों स्थिर है, इसको क्यों बढ़ा नहीं पा रहे हैं वो जो बीजेपी करती है। उस पर मुझे लगता है कांग्रेस भी विचार करने लगे तो उसका भविष्य ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। लेकिन लोकतंत्र में तो नंबर्स का गेम है ना, जब तक आपके पास नंबर्स नहीं होंगे तब तक आप बहाने कुछ भी बनाते रहिए। निश्चित तौर पर नंबर का गेम है, एक वोट से जीतो आप, चाहे 10 वोट से, चाहे 1 लाख से। लेकिन एक राजनीतिक दल कोशिश कर रहा है ना
नंबर पाने की और नंबर को हर बार नया लक्ष्य रखने की। और एक राजनीतिक दल है जो नीचे चला जा रहा है, वो क्यों नहीं अपनी नंबर गेम को बढ़ाने की कोशिश करता, वो क्यों नहीं वो सब चीज़ें करता, जनता में विश्वास पैदा करता कि वो उसके नंबर बढ़े। विश्वास यहाँ खोता जा रहा है। देखिए आप ये जो हम ट्वीट पे पूरी डिबेट कर रहे हैं मनोज जी, ये भी तो आपका विश्वास ही कम कर रहा है ना। क्या आप वो बात नहीं कह रहे जो लोगों के गले उतर जाए, जो लोगों को दिख रहा है, तो आप पे अविश्वास होता है। आप कोई बात सच भी कह रहे होगे ना आगे जाके, जब आप बार बार झूठ बोलते हो और एक बात सच बोलने लगोगे तो आपको लगेगा कि जो जनता के मन में आ जाएगा कि नहीं ये तो झूठे हैं, झूठ ही बोलते हैं, इनके दावे खोखले ही कि भेड़िया आया। फिलहाल वक्त इतना ही है। बहुत धन्यवाद आपका इस विश्लेषण के लिए। तो निश्चित तौर पर सर्वे का अपने सच है, अपने झूठे, अपने नियम, अपने कायदे हैं, लेकिन वो कितने सच होते हैं ये तो 4 जून को पता लगेगा। लेकिन ये आंकड़े बताते हैं कि आंकड़ों की बाजीगरी कितनी आसान हो गई है। ये बात और है कि फिर जब नतीजे आ जाते हैं तब आपके पास कई सारे कारण हो जाते हैं, कई सारे बहाने हो जाते हैं, कई सारे किंतु परंतु हो जाते हैं। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।